सबसे पहले बात नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की, जिन्होंने आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया था। शपथ ग्रहण के बाद सीपी राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया था। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, तो वहीं 13 सांसदों ने चुनाव में मतदान से परहेज किया, जिसमें बीजू जनता दल के सांसद थे 7 और भारत राष्ट्र समिति के 4, शिरोमणि अकाली दल के 1 सांसद, 1 निर्दलीय सांसद शामिल थे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपूरम पोन्नुसागी राधाकृष्णन है। 16 साल की उम्र में ही सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी चुने गए। राधाकृष्णन 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद रहते हुए सीपी राधाकृष्णन दरअसल आपको बताएं कि यहां पर 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकालते हुए उस वक्त नजर आए थे। इस यात्रा के दौरान नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नशे के खिलाफ तमिलनाडु बीजेपी ने आवाज भी बुलंद की थी। काशी के ऐतिहासिक यात्रा के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। अयोध्या में मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने अपने डेलीगेशन के साथ राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और रामलला की आरती भी की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम करीब 45 मिनट तक राम मंदिर में रहे, जहां उन्होंने राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी ली। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो गए। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री की काशी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल 7 MOU साइन हुए। मॉरिशस के लिए भारत की तरफ से $680 मिलियन यानी तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसका इस्तेमाल मॉरिशस अपने बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में करेगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। विशेष रूप से दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। अब हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में काम करेंगे। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चुनाव से जुड़ी हुई कानूनी नियम आधारित जानकारी को समय पर और सही ढंग से प्रसारित करने के महत्व पर जोर दिया गया। वर्कशॉप में स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत में चुनाव संविधान के अनुरूप हो और इस प्रक्रिया के बारे में जनता को सटीक जानकारी मिले। हाल के दिनों में चुनाव प्रक्रिया के बारे में गलत सूचनाएं सामने आई, जो कि सरासर गलत है। चुनाव आयोग की वर्कशॉप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में संचार प्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा हुई है और इसमें बताया गया कि तथ्य आधारित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भ्रामक इंफॉर्मेशन का मुकाबला करना है, ताकि जनता को गुमराह होने से बचाया जा सके। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी घोषणा जल्द ही हो भी सकती है। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव तारीख तय कर सकता है। उससे पहले चुनाव आयोग वर्कशॉप के जरिए फेक न्यूज पर नकेल कसना भी चाहता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जहां बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे दोनों उच्च न्यायालयों में हड़कंप मच गया। पुलिस को धमकी भरा मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट परिसर को खाली कराने का आदेश दिया गया और हाईकोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के धमकी भरा मेल आया था। इस मेल में लिखा गया था कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए जज रूम में 3 बम रखे हुए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। इस मेल के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई और कुछ ही देर में हाईकोर्ट को खाली करा दिया गया। पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए सभी जजों को बिल्डिंग से बाहर निकाला और स्टाफ के साथ वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी सकुशल बाहर निकाला गया।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे मेल को हॉक्स करार दिया है और वहीं नई दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि ये जो हॉक्स है वो हॉक्स कॉल इसमें किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के कुछ ही मिनट बाद मुंबई हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने कहा कि ये एक हॉक्स कॉल है, लेकिन हम किसी भी प्रकार की धमकी भरा ईमेल या कॉल आने पर उसे गंभीरता से लेकर प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करते हैं। हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर और अंदर जांच पड़ताल भी की है। दिल्ली नोएडा में मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। मेट्रो यात्री अब एक ही ऐप से दोनों मेट्रो के टिकट खरीद सकेंगे। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नोएडा और साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में सिंगल क्यूआर टिकटिंग सुविधा शुरू की। इससे यात्रियों को एक ही ऐप के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा मिल पाएगी। दरअसल एमआरसी और डीएमआरसी ने मिलकर ये फैसला किया। अब एक ही ऐप के जरिए दोनों मेट्रो का टिकट खरीदा जा सकता है, जिसमें एनएमआरसी के ऐप पर ही दिल्ली मेट्रो का टिकट मिलेगा। वहीं आप डीएमआरसी के जरिए सारथी ऐप पर भी नोएडा मेट्रो का टिकट खरीद सकते हैं। एनएमआरसी के एमडी लोकेश एम ने बताया है कि मेट्रो यात्री ऐप के जरिए क्यूआर टिकट नेट बैंकिंग, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए खरीदे जा सकेंगे। इससे पहले मेट्रो यात्रियों को अलग अलग जगहों से ऑनलाइन मेट्रो का टिकट खरीदना पड़ता था। नए नियम के लागू होने से उन मेट्रो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अक्सर यात्रा के दौरान नोएडा मेट्रो सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए दोबारा मेट्रो टिकट लेते थे। दरअसल दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाले यात्रियों को डीएमआरसी की ब्लू लाइन से सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन तक आना पड़ता है। उसके बाद उन्हें एनएमआरसी की एक्वा लाइन के लिए दोबारा टिकट लेना पड़ता था। अब ऑनलाइन क्यूआर टिकट हासिल ये लोग कर पाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। 28 सितंबर को होने वाली बीसीसीआई की बैठक में नए अध्यक्ष पर बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता, जिसके चलते जुलाई 2025 में रॉजर बिनी को बीसीसीआई का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। रॉजर बिनी के बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को बीसीसीआई अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अभी हाल ही में खबर आई कि सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिस पर सचिन तेंदुलकर की कंपनी की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन की कंपनी एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें उन रिपोर्ट्स और अफवाहों के बारे में पता चला जिसमें दावा किया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर अगले बीसीसीआई अध्यक्ष हो सकते हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि निराधार अटकलों पर बिल्कुल विश्वास न करें। रोजर बिनी साल 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। रोजर बिनी के कार्यकाल में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज की। साथ ही विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत भी रोजर बिनी के कार्यकाल में ही हुई है। लेकिन अब बीसीसीआई को नए बॉस की तलाश है। खबर है कि राजीव शुक्ला का नाम भी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के साथ ही इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन का भी चयन होना है। वर्तमान में राजीव शुक्ला ही आईपीएल के चेयरमैन हैं। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि 28 सितंबर को बीसीसीआई के अध्यक्ष के साथ ही आईपीएल के चेयरमैन के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ सालों में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनके बाद रोजर बिनी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था, उसी तरह से इस बार भी किसी पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना जा सकता है।